डियर स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये 3rd लेक्चर है। एक तो सभी स्टूडेंट को ये है कि जो बच्चे अब भी अपना काम नहीं कर रहे प्रॉपर ढंग से, आप उनको मोटिवेट करो। आपसे बात होती होगी, अपनी ऐप से हर रोज लेक्चर देखिए और उनको घर बैठ के प्रिपेयर करो। मेथड ये है, आपने यहाँ समझ लिया, अपनी बुक उठाओ प्रदीप वाली, उसके अंदर से जो काम करवाया है वो पढ़ो और उसको बंद करके बगैर देख के अपनी कॉपी में उसको करके देखो। सबसे बढ़िया मेथड है ये काम। तो आज आपका 3rd लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चरों में आपने ये पढ़ा है कि जी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। क्या लगती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपल्शन की फोर्स लगती है, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन की फोर्स। ये बातें हो चुकी थी कि चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। और लोगों ने नेक्स्ट ये सोचना शुरू किया कि कितनी फोर्स लगती हो, क्या वो फार्मूला है, क्या वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर वो फोर्स डिपेंड करेगी। कहने मीनिंग चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कि कितना चार्ज है, हमने एक चार्ज यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है इस पर भी डिपेंड करनी चाहिए। सबसे पहले लोग इस तरह से ये सारी बातें सोचा करते थे। और सबसे पहले 1785 इसमें कूलॉम्ब्स ने बताया कि 2 चार्जों के बीच में कितनी फोर्स लगती है और वो किस किस पे डिपेंड करते हैं। और उसी को बोलते हैं कूलॉम्ब्स लॉ। क्या बोलते हैं? कूलॉम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब्स लॉ, let us we have 2 point charges. First is Q1, second is Q2. Point charges means the size of charge is very small as compared to distance between them. हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2, और r मीटर डिस्टेंस पे हमने इनको रख रखा है। तो जो r मीटर डिस्टेंस पे चार्ज रखे, पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या है कि इनका जो साइज है वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम वेरी स्मॉल है। इनको बोलते हैं पॉइंट की तरह। ये है जी पॉइंट चार्ज। तो कूलॉम्ब्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब्स लॉ, force of interaction between 2 point charges is directly proportional. कल मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ना, क्या लिखा हुआ है इसको? मैं कभी क्या है आप कहोगे force of interaction between 2 point charges, between 2 point charges। आगे क्या है? proportional। आपने लिखा is directly proportional to, ये क्या है? प्रोडक्ट है दोनों चार्ज, कोई साइन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ए चार्जेस। और क्या रह गया? नीचे रह गया डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको लिखा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मीनिंग दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। इसको डायरेक्ट, जैसे कि चार्ज हमारे पास 10 कूलम है, 10 की जगह हम 20 कूलम ले लेंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, आपने चार्ज बढ़ा दिया। इनवर्स का मीनिंग होता है उल्टा, आप एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी अपने आप ही कम हो जाएगी। जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगी, एक चार्ज मैंने यहाँ रखा है, दूसरा यहाँ रखा है, अगर मैं इस चार्ज को दूर रख दूं तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए तो इनवर्सली बोलते हैं भाई r की वैल्यू ज्यादा होगी और ज्यादा होने से फोर्स क्या हो जाएगी? तो आपने कूलॉम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट याद करनी है। और वैसे याद करने में इसमें क्या है, लगभग आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि जिस चार्ज की वजह से लगती है तो चार्ज पे डिपेंड करेगी डायरेक्टली। सीधी सी बात ये है, ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी, कम होगा चार्ज तो कम लगेगी, चार्ज नहीं होगा तो नहीं लगेगी। तो डायरेक्टली डिपेंड ऑन चार्ज। बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है F is proportional to Q1 Q2 by R square। ये Q1 Q2 मॉडुलस पे दे रखा है उसने। मॉडुलस लिखने का मीनिंग ये है कि अगर ये चार्ज माइनस हो तो कोई साइन नहीं है, इसका मीनिंग प्लस है दोनों और रिपल्सन की फोर्स। अगर ये माइनस हो तो भी फोर्स लगेगी, लेकिन उतनी अट्रैक्शन की लगेगी। इस माइनस की वजह से फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका क्या लेते हैं? मॉडुलस। ये माइनस होगा तो भी हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे कि कितना है, हाउ मच।
वो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ जाएगा जी अट्रैक्शन और रिपल्सन पे। तो रफली हम आगे भी ऐसे सीधा लिखेंगे, बुक्स में वाले ऐसे लिख के दिखा रखे हैं आपको। आप ये हो गया। आपको पता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाते हो क्या आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 माइनस K is constant of proportionality. K is a constant of a proportionality, and a value of K depend upon two factors. Value of K depend upon two. First is system of unit. System of unit. आप कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो, CGS ले रहे हो, SI ले रहे हो या कोई दूसरा ले रहे हो, उसके ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करेगी। दूसरा है जी मीडियम। आपने इन चार्जेस को किस मीडियम में रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी K की वैल्यू। अब मीडियम से बात करेंगे, जैसे मैंने इनको अभी यहाँ एयर में रखा है, कहाँ रखा है एयर में। हो सके कि आप इनको वाटर में रख दो पानी के नीचे, तो फिर अलग अलग K की वैल्यू आएगी। तो दो चीजों पे डिपेंड है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे और मीडियम। CGS सिस्टम में K की वैल्यू इन CGS सिस्टम K is equal to 1। वैसे मैं आपको K की वैल्यू वैसे बताता हूँ क्या होती है। K is equal to 1/4 pi epsilon naught। K is 1/4 pi epsilon naught। और अगर हम इसको K की जगह पुट करेंगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा F is equal to, पहले K की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। आपने ये डेफिनेशन में कर लिया, आपके डेफिनेशन याद होगी, याद होगा। प्रोपोर्शनलिटी है T क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी T, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट पे और मीडियम पे, ठीक है। तो आगे हमने K को लिखा 1/4 pi epsilon naught। अब इसको भी बताएंगे ये क्या है। इसको बोलते हैं दिस इज epsilon naught is absolute electrical permittivity of free space or vacuum। Absolute electrical permittivity of free space या vacuum। हर एक टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखो F है, फोर्स है जी दो चार्जों के बीच में, 4 पाई पता है, पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के मीटर होते सब पता है। लेकिन इसके बारे में अभी आपको खास नहीं पता ये क्या है। मैंने इसको लिख दिया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो अब हमने इसको समझना कि ये है क्या। देखो क्या है, हर एक मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है। जैसे एयर है, वाटर है। एक सिंपल सा एग्जांपल सुनो, मैं आपसे ये कहूँ कि आपने 1 मिनट रेस लगानी है और मैं आपको खुले ग्राउंड में छोड़ दूँ, तो 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए 1 मिनट में आप 400 मीटर दौड़े, ठीक है। अब मैं आपको ये कहूँ कि आपने वाटर में एयर में नहीं, आपने वाटर के अंदर रेस लगानी है और 1 मिनट में आप कितना दौड़ पाओगे। आप कहोगे सर वाटर में तो चला ही नहीं जाएगा, हम तैर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आप चलना चाहो तो भी नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो परमिटिविटी है, परमिट करने की क्षमता है, वो क्या है जी, ज्यादा है। उसकी परमिटिविटी है, परमिट करने की क्षमता है, थोड़ी ज्यादा नहीं कम है। एयर की ज्यादा है, इसलिए आप ज्यादा दूर तक जा पाओगे 1 मिनट में, और वाटर की क्या है, कम, उसमें आप नहीं जा पाओगे। तो सीधा साधा मीनिंग यही काम फोर्स के लिए भी होता है। अब कोई मीडियम फोर्स को कितना परमिट कर रहा है, इसके ऊपर K की वैल्यू मैंने लिख दिया पहले, दिस डिपेंड अपॉन ए मीडियम। CGS में K की वैल्यू कितनी है, CGS में K की वैल्यू है 1।
और अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई में के की वैल्यू है, एसआई सिस्टम में दिस इज 9 into 10 raised to power 9। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू है 9 into 10 raised to power 9। इसकी यूनिट, अब यूनिट तो आपको निकालनी आती होगी, ये रहा फार्मूला, फार्मूले से निकलती है। कैसे निकालोगे? आपने के की यूनिट निकालनी है तो के को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ। करो इस काम को, देखो ये आपने के की निकालनी है, ये r डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये होगा f r स्क्वायर, क्या 1 क्या 2 है, ये क्या है डिवाइड में इज इक्वल टू क्या रहेगा के। रखो एक यूनिट जो होती है फोर्स की तो होगी जी न्यूटन, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो r का क्या है स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया मीटर का भी स्क्वायर, डिवाइड में क्या 1 क्या 2 चार्ज की कूलम, दूसरे चार्ज के कूलम, कूलम इनटू कूलम, कूलम का स्क्वायर, क्या ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें तो के की वैल्यू होगी 1, एसआई की वैल्यू होगी ये, और ये इसकी क्या है। कभी भी आपको यूनिट निकालनी है ना, मान लिया आपको याद नहीं बाई चांस, तो हम उसके फार्मूले पे जाएंगे। उसके फार्मूले में जो चीज़ आपको निकालनी है उसको एक साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड रखो, और उनकी जगह पे सभी की यूनिट पुट कर दो, आपको उसकी यूनिट मिल जाएगी। तो के की हमें, और के की वैल्यू हमने यहाँ बताई इतनी 1/4 पाई x क्यूब नॉट, ठीक है। ये वो आप लिख सकते हो, के इज 1/4 पाई x क्यूब नॉट, और ये वैल्यू है 9 into 10 raised to power एसआई, इसमें है एसआई सिस्टम, ठीक हो। एक स्टेप और आगे रखते हैं, हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो फोर्स लगती है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सीजीएस में तो सीधा के की वैल्यू 1 होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। एसआई में के की वैल्यू ये है और हमने अब हम पीस पे x क्लोन नो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सभी मीडियम की जो परमीट करने की क्षमता है वो क्या है, अलग अलग है। हमने ये x क्लोन नोड रखा, ये किसके लिए है, वैक्यूम या फ्री स्पेस। ये वैक्यूम क्या होता है, देखो वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम का मीनिंग होता है जी जहां पर एयर भी प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल खाली, उसको बोलते हैं हम वैक्यूम। जैसे एटमॉस्फेयर में है, कुछ किलोमीटर तक चलते हैं, ये एयर है, इसकी डेंसिटी कम होती जाती है और ऊपर क्या आ जाता है वैक्यूम, वहां पर एयर भी प्रेजेंट नहीं है। आप ये वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो और आपने जाने अनजाने में उसको किया भी है। देखो जब आप छोटे बच्चे थे ना तो आप मुंह के ऊपर एक गिलास चिपका लेते हैं, सभी ने किया हुआ लगभग ऐसा। क्या होता है उसमें, गिलास है खाली, उसके अंदर एयर है, जब आप मुंह के ऊपर रखते हो तो उस एयर को आप अंदर खींच लेते हो। अब गिलास में क्या बच गया, खाली हो गया, जो कुछ नहीं है, जो एयर थी उसके अंदर वो भी आपने कहा खींच दी अंदर, और गिलास में कुछ क्या है, आप कहोगे सर कुछ भी नहीं, वैक्यूम थी, एयर थी, वो भी हमने अंदर खींच ली, तो उस गिलास में वैक्यूम है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो ये जो दो पॉइंट चार्ज थे आपने उस वैक्यूम में रखे हैं, तब ये के की वैल्यू इतनी है, समझ में आया ना आपके, जो पॉइंट चार्ज थे आपने कहा रखे हैं वैक्यूम के अंदर, और तब ये के की वैल्यू इतनी है। तो हमने ये जो हमारा फार्मूला है ये किसके लिए लिखा है, अब वैक्यूम के लिए, इसके लिए वैक्यूम। वैक्यूम आपको समझ में आ गया क्या होता है। अगर आप मीडियम चेंज करोगे ना तो फिर ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हम आगे आने वाले इस लेक्चर में बता रहे हैं आपको। तो अब आपका कूलम्ब्स लॉ ये हो गया कि कूलम्ब्स लॉ मैं कहता हूँ जी, चार्ज रखे मेरे पास, एक 5 कूलम्ब का है, एक 2 कूलम्ब का है, और ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे, फोर्स कितनी लगेगी, आप लिखोगे F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 1 क्या 2 बाई r स्क्वायर, क्या 1 की जगह 5, क्या 2 की जगह 2, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। और इस पूरे की जगह क्या लिखना है आपने, इस पूरे की जगह लिखना है जी 9 into 10 raised to power 9, ये ठीक है, इसके जगह पुट कर दें और आपके पास फोर्स आ जाएगी न्यूटन में, कि इतना न्यूटन फोर्स लगेगी। लेकिन इसमें हमारे पास एक बाउंडेशन है कि ये फोर्स तो लगेगी जितना न्यूटन आ गई, वो वैक्यूम में लगेगी। कहाँ लगेगी, चार्ज आपने कहाँ रख रखे हैं, वैक्यूम में, ना कि किसी अलग मीडियम में।
तो ये हमने कूलम्ब से लॉ पढ़ लिया कि फोर्स है 1/4πε0 Q1/r²। अब आप इस एक्सक्लॉन नोट यानी वैक्यूम की जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो भी निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि k की वैल्यू आपको पता है, आपको एक्सक्लॉन नोट की वैल्यू निकालनी है। तो फिर वही बात, एक्सक्लॉन नोट एक तरफ, बाकी सारे दूसरी तरफ। देखो ये मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसको मैं उधर ले जाऊं और ये क्या आ जाएगा डिवाइड। तो ये होगा जी आप एक्सक्लॉन नोट तो चला गया उधर और ये आ गया आपका इधर है 1/4π तो पहले ही था और 9 × 10⁻⁹। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.85 × 10⁻⁻⁻। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट वही काम, जब भी कोई यूनिट पूछे तो हम क्या करेंगे, रुको सर एक बार फार्मूला देखते हैं कहाँ है। ये फार्मूला किसकी चाहिए यूनिट, किसकी चाहिए जी, कोई बात नहीं, इसको एक तरफ बाकी दूसरे। अब आप बताओ इन सारी चीज़ों को उधर ले जाने से अच्छा ये है कि हम सीधा इसी को उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं। देखना क्या पड़ेगा, फिर यहाँ यूनिट लिख देंगे ना। देखो इसको ये यहाँ डिवाइड में है, इधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा FR² हो जाएगा, और ये FR² के साथ मल्टीप्लाई में ये उधर जाके डिवाइड में ये आ जाएगा। सॉरी आपने चाहिए एक्सक्लॉन नोट, तो इसको लेके जाओ, एक्सक्लॉन नोट तो इधर आ गया, ये डिवाइड में था हाफ के साथ मल्टीप्लाई और F1 चलो मैं इसको सीधे लिख देता हूं, दिस इज एंड 1/4π और Q1 Q2/r²। अब ये तो ये चाहिए ना, ये F मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा उधर, तो यहाँ से आपका F बस सब कोई यूनिट। देखो जी पहले 1 ये प्लस है, 4π भी प्लस है, पहले ऊपर वाले का ही काम कंप्लीट करते हैं। 1 है Q1 Q2 बाई चार्ज की क्या है कूलम्ब, ये भी कूलम्ब, तो क्या आ गया जी कूलम्ब का ऊपर वाला कंप्लीट हो चुका है। नीचे आ जाओ, 4π की यूनिट नहीं होती F फोर्स की न्यूटन, तो नीचे तो आपने नीचे ही लिखनी है, कभी कोई यहाँ लिख दे नीचे तो नीचे ही लिख जाएगी उसके R क्या है जी, R तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस मेजर करते हैं मीटर में, और डिस्टेंस का क्या स्क्वायर, तो क्या आ गया मीटर का स्क्वायर, तो ये बन गई जी कूलम्ब स्क्वायर। ये न्यूटन की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस आप में 100 निकलेगी पर न्यूटन एंड पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, आगे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So एक्सक्लॉन नोट this is absolute electrical property of free space and its value is this। तो आपने क्या सीखा सर, हमने ये सीखा कि चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, और कितनी लगती है कोई पूछे जी, फोर्स लगती है 1/4π एक्सक्लॉन नोट Q1 Q2/r², ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन एक फाउंडेशन रहेगी इसमें क्या कि जी ये फोर्स किस में लगेगी, वैक्यूम में। वैक्यूम आपको समझा चुका क्या होता है, वैक्यूम मैंने आपको बता दिया, इतनी फोर्स वैक्यूम में लगेगी। अब ये जरूरी तो नहीं कि हर बार चार्ज आपके वैक्यूम में ही हो सकता है कि वो ग्लास के अंदर है, मेरे पास कोई ग्लास स्लैब है और मैंने उसमें चार्ज ग्लास के अंदर फिट कर रखे हैं चार्ज, और मैं पूछता हूँ फोर्स कितनी लगेगी, तो आप इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्यों सर, ये तो वैक्यूम के लिए है, ये एक्सक्लॉन नोट जब तक आ रहा है इसके लिए वैक्यूम। अगर कोई अलग मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी भी क्या होगी अलग, और इस फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, इस एक्सक्लॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा खाली एक्सक्लॉन। यानी देखो मैं इसको लिख दूं, ये वैक्यूम के लिए होगा। अगर मैं कहूँ ये चार्ज मैंने वैक्यूम में नहीं रखे, मैंने देख लो किसी मीडियम में रखा है, तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, Fm हो जाएगा फोर्स इन मीडियम, और क्या आ जाएगा देखो दिस इज 1/4π एक्सक्लॉन नोट लिख दो, बिल्कुल भी नहीं, वो तो स्पेसिफिक है वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो क्या लिखूं मैं लिखूंगा जी खाली एक्सक्लॉन। ये क्या होगा जी, ये परमिटिविटी होगी उस मीडियम की जिसमें आपने चार्ज को रखा है,
बाकी वेजिटीज आएगा क्या वन क्या टू, ठीक हो गया सर। लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि हमें क्या पता कि किसी मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी। ठीक है सर, हम वैक्यूम के लिए तो आप 500 निकाल के दे देंगे, आप हमें ये बताओ कि इतने कूलम का चार्ज है, इतने का चार्ज है, और यहाँ रखिए हम डिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे स्केल से, और ये वैल्यू हमें पता है, हम आपको 500 निकाल के दे देंगे जितना कूलम फोर्स है। लेकिन इसको जनरलाइज कैसे करें, ये तो एक वैक्यूम के लिए हो गया। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को जनरलाइज करना है। जनरलाइज करने का मीनिंग क्या है कि आपको चाहे किसी भी मीडियम में रखवा दे चार्ज को, आप उसको बता दोगे कि फोर्स कितनी लगेगी। तो हमने इस कूलम्ब लॉ को जनरलाइज करना है। तो जनरलाइज में थोड़ा सा माइनर सा हम इसमें चेंज करेंगे, सभी के समझ में आ जाएगा। और एक छोटी सी टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसका दूसरा नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल K। देखो इसमें क्या होता है, आपने दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकालनी। देखो मेरे पास ये दो पॉइंट चार्ज है, क्या बोलूं, इनके बीच में डिस्टेंस है। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने इनको वैक्यूम में रख रखा है, आप बताओ फोर्स कितनी लगेगी। आपको भी सारा मुझे पता है कि कूलम्ब्स ने बताया था फोर्स लगेगी F नॉट, इसका मेरी फोर्स इन वैक्यूम कितनी लगेगी जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम है क्या 1 टाउ 2 बाई r कितनी लगेगी, ठीक है, सीख लिया आपने। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैंने इनको है ना किसी मीडियम में रख दिया, वैक्यूम में नहीं, मैंने इनको किसी मीडियम में रख दिया। तो फिर आप कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, लो मीडियम में रख दिया तो यहाँ पर FM आ जाएगा, फोर्स इन मीडियम। और चेंज क्या होने वाला है वो भी आपको पता है। आप कहोगे सर अब इतने बच्चे भी नहीं हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया FM हो गया 1/4 पाई, खाली एक्सप्लोन आ जाएगा मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2 बाई r। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इनको डिवाइड कर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, करो डिवाइड लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट। ये क्या है, फोर्स इन वैक्यूम है, ये क्या है, फोर्स इन मीडियम, F नॉट बाई F, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, पहले F नॉट की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r, और डिवाइड बाई क्या लिखना है आपने FM। पर डिवाइड लिखेंगे ना तो जो नीचे है वो तो पलट के ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, आपको पता है। तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, जो नीचे है ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन और r स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या आ गया Q1। कोई नया काम नहीं किया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया आपके पास F नॉट बाई FM इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा x नॉट। क्या है ये सर, ये तो परमिटिविटी है उस मीडियम की जिसमें हमने चार्ज को रखा है। नीचे क्या बचा x नॉट, ये क्या है सर, ये वैक्यूम की परमिटिविटी हमें पता है। तो
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ, मैंने आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट से वर्ड्स में चेंज करना बता रहा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है आपका टॉपिक, तो आप इसकी डेफिनेशन सभी लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा और एक टॉपिक में बताऊंगी नहीं। देखो ये क्या है, आप देखो क्या है सर, ये क्या है जी, ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बनाओ इसकी डेफिनेशन क्या, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे क्या लिखा इज इक्वल, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, आगे आपको क्या दिख रहा है, ये प्रोडक्ट है कि रेशियो है, आपका रेशियो तो लिख दो बस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो, इसका रेशियो परमिटिविटी है दोनों, तो लिखो रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ, ऊपर क्या है मीडियम की है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम किससे है रेशियो टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसे नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक एक टॉपिक हमने और ऐड कर दिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है सर, ये तो कुछ नहीं है, रेशियो है परमिटिविटी का, क्या परमिटिविटी का रेशियो, ऊपर तो है जी मीडियम की और नीचे है वैक्यूम की, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख दिया, दिस इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एक बच्चे को पता है दिस परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो इसमें, क्या सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, ये क्या है फोर्स, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस प्लेस्ड इन द मीडियम। आपकी मर्जी आप कौन सी डेफिनेशन लिखो। अब आप ये देखो यूनिट क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जी एक ही पता है मेरे, हम तो फार्मूले में जाएंगे यूनिट फोर्स की। अब ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, यूनिटलेस है, परमिटिविटी की भी सेम है, कट जाएगा, यूनिटलेस है। तो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज़ दिस इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएंगे, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है सर, आपने ये बता दिया, लेकिन अब हमारी जो समस्या थी वो तो दूर नहीं हुई ना। क्या की समस्या आपकी सर, ये थी कि हमें तो जनरलाइज करना है कूलम्ब्स लॉ, अब हमें तो वैक्यूम की वैल्यू याद है और पता है, बाकी तो हमें पता ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे कि फोर्स कितनी लगेगी। तो ये आ गया ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है ना अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे देखो एयर और वैक्यूम के लिए ए की वैल्यू आपकी बुक्स के अंदर टेबल बनी हुई है, के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए होती है जी 1, एयर और वैक्यूम क्या ले लेते हैं 1, वैसे वैक्यूम की होती है एक्चुअली 1, एयर की 1.006 इतनी होती है, रफली 1 ही ले लेते हैं एयर और वैक्यूम, ठीक है ए की वैल्यू। अच्छा अगर ग्लास के लिए ग्लास के लिए के की वैल्यू होती है 3 to 4, माइका के लिए ले उसके लिए होती है 5 to 6, वाटर के लिए ले इसके लिए होती है 81। टेबल भी बनी हुई है आपके बुक में, आप वहां से भी इनको याद कर लेना, लर्न करने पड़ेंगे आपको ये। अब इससे क्या हो गया, बस इससे तो सॉल्यूशन ही होगा हमारा, आपको मीडियम की परमिटिविटी चाहिए ताकि आप इस फार्मूले में पुट कर सको। अगर आपको के की वैल्यू याद है तो मीडियम की परमिटिविटी को मल्टीप्लाई में चला गया, बस आ गई, क्या आ जाएगा एक्सप्लोन आपका के इनटू में एक्सप्लोन। देखो एक्सप्लोन नॉट की वैल्यू आपको याद है 8.5 इनटू 10 रेज़ टू पावर 8.85 इनटू 10 रेज़ टू पावर 12, इसलिए उसने बताई थी 8.85 इनटू 10 रेज़ टू पावर 12 के। अब जो भी मीडियम कहेगा उसका के आपको याद होगा, यही तो मैं टेबल याद करने कह रहा हूं। अब मान लिया कि उसने कहा जी वाटर में रखे हम, वो कहेगा कि मैंने वाटर में रख दिए, तो आपको वाटर में रखते ही आपने देख लिया सर वैक्यूम में तो पूछा नहीं, तो फार्मूला क्या बनेगा मीडियम का, तो ये बनेगा हमें क्या पता होना चाहिए वाटर की परमिटिविटी, वाटर की परमिटिविटी पता होने के लिए क्या होना चाहिए के इनटू में
एक्सेप्शन। अब वाटर का के हमें पता होना चाहिए और वाटर का के की वैल्यू कितनी है 81। तो एक्सप्लोन की वैल्यू क्या आ गई 81 इनटू में एक्सप्लोन, यानी जहां पर एक्सप्लोन आया है उसकी जगह क्या रख दोगे आप 81 इनटू एक्सप्लोन नो। और एक बार रख के देखना इस फार्मूले मीडियम वाले में क्या मिल रहा है आपको। देखना एफएम बल्कि वाटर लिख दो तो वाटर के निकाल रहे हैं 1/4 पाई। मीडियम की परमिटिविटी क्या आ गई थी 81 सी, यहाँ लिख देता हूं मैं और एक्सप्लेन नोट है, ठीक है, या सीधा ही लिख दो आप। क्या वो क्या हो भाई आज के। अब इसको और वैक्यूम वाले को कंपेयर करो, क्या फर्क है सर? है ना फर्क ये है कि राइट हैंड साइड में बस 81 ज्यादा है, बाकी तो सेम है। क्या ज्यादा है 81 और वो भी किसमें है डिवाइड में। इसका सीधा साधा मीनिंग ये हो गया कि फोर्स इन वाटर क्या होगी 1/81 ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। 1 डिवाइड बाय 81 है। क्या समझ में आया कि सेम चार्जेस है हमारे पास। एक बार आपने वैक्यूम में रख दिए तो फोर्स लगी, फिर उन्हीं को उठा के उतनी डिस्टेंस पे किसमें रख दिया वाटर में तो फोर्स लगी। तो वाटर में जो फोर्स लगी है वो वैक्यूम वाली फोर्स से कितनी कम है 81 टाइम्स। कितने कम 81 टाइम्स। अब ये फार्मूला जनरलाइज हो गया, क्यों? क्योंकि k की वैल्यू आपको पता है, वो टेबल दे के आप याद कर लेना। अब k की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, ये भी आपको फिक्स है, तो उसी मीडियम का जिसमें कहता है कि ग्लास में रखा है। अब ग्लास की वैल्यू मैं कहता हूँ k की 3 है, तो क्या आ जाएगी ग्लास की परमिटिविटी 3 इनटू में एक्सप्लोन नो पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास कूलम्ब लॉ क्या होगा जनरलाइज। और आपने क्या सीख लिया कि चार्जों के बीच में फोर्स कितनी लगती है। अच्छा वो किसी भी मीडियम में रखे हो आप k का यूज करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करके इसको निकाल सकते हो। इसीलिए तो इसका नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, क्योंकि ये परमिटिविटी का रिलेशन है वैक्यूम से किसी भी मीडियम का। वैक्यूम तो आपने देख लिया, वैक्यूम से किसी भी मीडियम का क्या है परमिटिविटी का रिलेशन, इसलिए इसका नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब आपको कूलम्ब लॉ समझ में आ गया होगा, चाहे किसी भी मीडियम में लगाना हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ के। और जर्नल में तो हम वैक्यूम के लिए चलेंगे, बार-बार हम कूलम्ब लॉ को यूज करेंगे और जनरली वैक्यूम में ही करेंगे हम। ये तो आपको ही बताना था कि इसको जनरलाइज कैसे करें किसी भी मीडियम में। ओके